हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। ईथन को याद आया वो सब जो उस आदमी ने उसके साथ किया था। पर्दे पकड़कर वो सोचने लगा, जो कुछ उसने मेरे साथ किया, अब तुम उसे इतनी आसानी से मरने दोगे? वो जोर जोर से रोने लगा। उसे तो दर्द में तड़प तड़प कर मरना चाहिए। तुम सबसे ज्यादा मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, नहीं देना चाहिए था। दीवार पकड़ते हुए उसने कहा, सिसिलिया मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर टॉर्चर रूम में आग जल रही थी। जायन और एक दूसरा आदमी रस्सियों से बंधे हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसमें से एक गिड़गिड़ाया, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं कसम खाता हूँ, मुझे छोड़ दो। सोफिया ने आग से गर्म की हुई छड़ी उठाई और बोली, ये तो तुम्हारे चेहरे से भी साफ दिख रही है। उसने गर्म छड़ी उसके पास ले जाते हुए कहा, अब बताओ। वो आदमी कांपते हुए रोने लगा। मुझे नहीं पता किसने आदेश दिया, लेकिन सिसिलिया उसके सामने बैठी थी, हाथ मरोड़ते हुए। आदमी बोला, मुझे पता है, लॉर्ड जॉयन हर हफ्ते किसी चिट्ठी भेजते थे। सिसिलिया चौंकी। हर हफ्ते? हाँ, उसने कहा, हर बार जब कुछ बुरा होता तो उसी को चिट्ठी भेजते थे। पक्का वही इसमें शामिल था। जायन चिल्लाया, गद्दार, तूने हिम्मत कैसे की? सिसिलिया ने ठंडे लहजे में कहा, चुप रहो। वो आदमी डरते हुए बोला, वो हाई प्रीस्ट रेजिनेटिव थी। सिसिलिया हैरान रह गई। क्या? वो सोचने लगी, अगर उसने इसकी मदद की होती तो बात मानने लायक लगती, पर क्या वाकई रेजिनेटिव इसमें शामिल थी? उसको पता है रेजिनेटिव और राबिनोसो के रिश्ते के बारे में, फिर वो उसकी मदद क्यों करती? सिसिलिया ने कहा, क्रिश, रेजिनेटिव की जांच करो। क्रिश बोला, यस योर हाइनस। सिसिलिया ने जोड़ा, ग्रैंड ड्यूक उर्सियास की भी जांच करें। सिसिलिया बोली, माय ग्रेस, इसका मतलब? सिसिलिया ने ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, हाँ, इसका मतलब है कि ये सब शायद ध्यान भटकाने की चाल है। अगर ईथन और रेजिनेटिव का संपर्क है तो अभी की घटना में सिसिलिया ने अपने चाचा जायन और उसके सर्वेंट को अगवा किया था और रेजिनेटिव की चिट्ठी पाकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि जो जादुई पत्थर रेजिनेटिव ने जायन और रावियो को दिया था वो शायद पहले राजा की हत्या के लिए था, पर बाद में जायन और रेजिनेटिव ने उसे ईथन पर इस्तेमाल करवाया। उसे एहसास हुआ रेजिनेटिव ने राजद्रोह करने तक की हद पार कर दी ताकि ईथन सिंहासन पा सके। सोफिया ने पूछा, अगर वाकई योहाइनस इसमें शामिल है तो हमें क्या करना चाहिए? जायन बोला, अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंड ड्यूक उर्सियास को न सिर्फ राजा से बल्कि हार्थ श्रेणी से भी टकराना पड़ेगा। सिसिलिया गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने धीरे से कहा, हार्थ श्रेणी का दुश्मन? ये सब कब शुरू हुआ था? वो खुद से बोली, अब इसे खत्म करना होगा। मैं कब से अपने दर्द को मुस्कान से छिपा रही हूँ। उसके साथ साथ झुक गए। वो, योर हाइनस, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, हम पूरी जांच करेंगे, एक भी बात छुप नहीं पाएगी। तो मुझे ड्यूक नहीं बल्कि ईथन को ही मारना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। बारिश में घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। पानी सिसिलिया के गालों से बह रहा था और वो सोच रही थी, क्या मैंने ईथन के मामले में जल्दबाजी कर दी? किले पहुंचने पर सर्वेंटों ने उसका स्वागत किया। एक ने उसका चेहरा और बाल पहुंचने के लिए तौलिया दिया। वो अब भी सोच में थी, क्या सच में ईथन का रेजिनेटिव से कोई रिश्ता है? महल में उसने उन पुरानी घटनाओं को याद किया। महल में हुआ हमला, उनकी शादी के दिन का हादसा। ईथन के कमरे में जाकर उसने मन ही मन कहा, मुझे परवाह नहीं तुम ड्यूक हो या राजा, बस प्लीज। ईथन को शांति से सोते देख वो उसके पास बैठी, उसके चेहरे को धीरे से छुआ। ईथन जागा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिसिलिया, मैं बहुत थक गया हूँ। सिसिलिया ने पूछा, क्या हुआ? ईथन ने उसका हाथ अपने चेहरे पर रखा और कहा, तुमने मुझे अपने साथ अंतिम संस्कार पर चलने के लिए नहीं कहा। मुझे खुद ही जगह पता करनी पड़ी, बहुत बुरा लगा। सिसिलिया बोली, ऐसा है? ईथन बोला, लोग तुम्हें ताने दे रहे होंगे, ऐसे में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। उसने गुस्से में कहा, और तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? मुझे तुम्हें ठीक से खिलाना चाहिए था। सिसिलिया ने उसके चेहरे को छूकर कहा, तुम्हारा मुझे हमेशा बचाना मुझे खुश करता है। उसने उसके माथे पर चूम लिया। ईथन हैरान रह गया, बिस्तर से उठा, उसके कंधे पकड़े और चिल्लाया, क्या ये सच में तुम हो सिसिलिया? क्या मैं सपना नहीं देख रहा था? उसे सच बताकर ईथन ने कहा कि वह ठीक है। सिसिलिया हंसी, हुई तकलीफ के लिए माफी मांगी और ईथन ने उसे गले लगाते हुए दोहराया कि वह ठीक है। सिसिलिया ने दिल से सोचा, मेरे प्यार अद्भुत ईथन, तुम्हें चुनकर मैंने कभी पछतावा नहीं किया। भले ही हमारी राहें कभी अलग हो जाएं, मैं चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। अगले दिन लियोन उसकी अचानक गैर मौजूदगी को लेकर फिक्रमंद हुआ। सिसिलिया ने ग्रे कोट और सफेद पैंट पहनकर उसे भरोसा दिलाया, ये तुम्हारे घबराने की बात नहीं है। लियोन ने पूछा, कोई रिपोर्ट?
उसने जादुई पत्थर की जांच के बारे में बताया। पत्थर से एक जाना पहचाना जादुई निशान मिला, पर मालिक की पहचान किसी को याद नहीं। सिसिलिया पत्थर के पास गई और उसे छूते ही पर्पल रोशनी निकली। वह चौंक उठी और बोली, ये तो एक चमत्कार। धूप वाले दिन छोटे पौधों से घिरी एक झोपड़ी थी, इग्रेट की झोपड़ी। सिसिलिया वहां गई। इग्रेट पीले पोशाक में चाय परोस रही थी। इग्रेट ने कहा, काफी दिन हो गए सिसिलिया, और चाय देते हुए पूछा, किस काम से इतनी व्यस्त हार्थरेड की नेता मेरी गंदी सी झोपड़ी पर? सिसिलिया ने मेज पर झुककर कहा, हमारे रिश्ते के हिसाब से मुझे कुछ समझाना जरूरी नहीं। इग्रेट ने अपनी जांच के नतीजे बताए। उसने देखा कि हाई प्रीस्ट रेजिनेटिव अक्सर ग्रैंड ड्यूक उर्सियाज के घर आती रही है। ये कुछ समय से चल रहा है। ईथन के सर्वेंट जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, जैसे पहली बार सुन रहे हों वैसे हिल गए। हार्थरेड के सभी नाइट्स ने इस मामले की तहकीकात की और पाया कि इसमें वही जादू शामिल था जो उस पत्थर से भी आ रहा था, और मैंने वहां तुम्हारी जादुई छाप महसूस की। सिसिलिया ने हैरानी से कहा, तुमने उसकी मदद क्यों की? तुम्हें पता है ये राजद्रोह है। इग्रीड ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक घूमने फिरने वाली जादूगरनी हूँ सिसिलिया। हाई प्रीस्ट के पास पढ़ना लिखना चाहना क्या गलत है? सिसिलिया ने सोचा, इग्रीड ये पीछे हटने वाली नहीं है। किसी तरह गुस्से में उसने कलाई कसते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे इस वक्त के बोल मेरे परिवार को कोई खास नुकसान ना पहुंचाए, पर मैं यह वादा नहीं कर सकती कि तुम्हारी जिंदगी बचेगी। चाय परोसते हुए इग्रेट ने प्लेट रखा और बोली, सिसिलिया, तुम अभी भी नहीं समझती क्या? तुम मुझे किसी कहर के कमरे में डालने की बजाय यहाँ बात करने आई हो। वो हंसी और चाय टेबल पर गिराते हुए बोली, या ये सब तुम्हारे छोटे मंगेतर की वजह से कर रही हो? इग्रेट चाय घोलते हुए बोली, सिसिलिया, मुझे वर्तमान राजा रानी नापसंद है। उन्होंने मेरी एक करीबी दोस्त को येंसन से दुलकार दिया। अब वह और कभी लौट नहीं सकती। सिसिलिया चौंकी और इग्रेट ने कहा, तुम मुझे शायद मूर्ख समझो कि मैं सिर्फ एक दोस्त के लिए राजद्रोह कर गई, पर अगर मुझे फिर से मौका मिले तो भी मैं वही फैसला करती। चाय की कुछ बूंदे मेज से नीचे टपकने लगी। सिसिलिया ने गहराई से सोचा, हर इंसान वही रास्ता चलता है जो उसने खुद चुना है, चाहे वो क्रिश हो, सियान, रेजिनेटिव, राफनल या इग्रेट। और अब ईथन, लगता है तुमने भी अपना रास्ता चुन लिया है। वो हार्थरेड के महत्व को याद करती है। हार्थरेड वो जगह है जहां आजाद नाइट्स इकट्ठे हुए थे। इसके संस्थापक ने कहा था कि यह इसका असली उद्देश्य है। ये आदर्श सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। हार्थरेड आज तक इतना चमकदार इसलिए है क्योंकि उसने कभी मूल सिद्धांतों से मुंह नहीं मोड़ा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन इसकी नेता होने के बावजूद मैं खुद कभी आज़ाद नहीं हो पाई। अगर मैंने अपने दिल की सुन ली, अगर मैंने अपनी आज़ादी चाही, तो हार्थरेड का सपना और उस पर निर्भर कई जिंदगियां पल भर में खत्म हो जाएंगी। उसे ईथन के शब्द याद आए, सिसिलिया, तुम जो चाहो वो करो, पैसा, सम्मान, आज़ादी, मैं हम दोनों के लिए इतना सब लाऊंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे। ये याद करते हुए सिसिलिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, काश तुम जानते कि मैं कितना चाहती हूँ तुम पर भरोसा करना। जब तुम कहते हो कि रेजिनेटिव से तुम्हारा कोई खास रिश्ता नहीं, वो सोचने लगी, जब हम एक दूसरे को चूमते थे, गले लगाकर बेफिक्र होकर सो जाते थे, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। टेबल पर गिरी चाय में अपना चेहरा देखकर उसने मन में कहा, ये मेरी बेवकूफ़ी भरी बेकार सी उम्मीद है तुम्हारा साथ देने की, राजा का नहीं। वो उठी, मेज पर हाथ मारा और इग्रीड से कहा, बिल्कुल इग्रीड, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अपनी संभाल खुद भी रखो। और ये कहकर वहां से निकल गई। घोड़ा गाड़ी में बैठी सिसिलिया सोच रही थी, आखिरकार मैं इग्रीड को समझा नहीं पाई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, चाहे मैं जितना भी चाहूं दूसरा रास्ता नहीं ले सकती। गाड़ी से उतरते हुए उसने मन में सोचा, ईथन, क्या तुम ये बात समझ पाओगे कि मैं तुम्हें नहीं चुन सकती? उसी वक्त ईथन ने उसे गले लगा लिया और कहा, वापस आने पर स्वागत है। सिसिलिया के मन में सवाल उठा, क्या तुम मुझे समझ पाओगे? वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। ईथन ने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता सिसिलिया। वो दोनों बिस्तर पर साथ लेटे और ईथन ने उसे बाहों में भर लिया। उसने कहा, सिसिलिया, मैं हर रात दुआ करता हूँ कि ये घटिया दुनिया खत्म हो जाए। अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो ना कोई साम्राज्य रहेगा, ना हार्थरेड, तब तुम सिर्फ मेरी होगी, है ना? सिसिलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम एक आम इंसान होते, बिना पैसे बिना रुतबे के, तो शायद हम एक सादी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। ईथन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मुझे बस यही चाहिए कि तुम खुश रहो। बिस्तर से उठते हुए उसने पूछा, पर सिसिलिया, अगर मेरे पास कुछ भी ना होता तो तुम्हारी
तुम्हारा कौन ख्याल रखता। क्रिश की कही बात याद आते ही वो बोली, तुम तो खुद का ध्यान भी ठीक से नहीं रखती। ईथन ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख नहीं सकता था, इसलिए मुझे लगता है हम फिर भी यहाँ तक पहुँच ही जाते। सिसिलिया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। उसने कहा, खुद को चोट मत पहुंचाना। अगले दिन खिड़की से तेज धूप आ रही थी। ईथन बिस्तर पर पड़ा हुआ सिसिलिया की तलाश करने लगा। नजर न पड़ने पर बोला, क्या सिसिलिया चली गई? उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, ना सहमति जताई। ये बिल्कुल उसकी तरह है। बाहर पक्षियों की चहचहाहट थी। उसने सोचा, यह जानकर भी कि मैं राजा की खिलाफत की योजना बना रहा था, फिर भी वो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रही। पर हार्थरेड की नेता होने के नाते उन्हें जाना पड़ा। कंबल दबाते हुए ईथन ने सोचा, तुम हमेशा पूरी मेहनत करती हो, इसलिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। बिस्तर से उठते हुए उसने सोचा, अगर हार्थरेड का समझौता तुम्हारी आजादी रोक रहा है तो। और जादुई इशारे से उसकी हथेली पर एक गोरियर उतर आई। ईथन ने गोरियर से कहा, सिसिलिया को बता दो, हम जल्द हमला करेंगे। फिर गोरियर कमरे से गायब हो गई। अब काले शाही पोशाकों में तैयार ईथन बाहर निकला। फैन और रोजमेरी उसका इंतजार कर रहे थे, एक थैला थामे हुए। उन्होंने कहा, यो हाइनस। ईथन ने पूछा, क्या बात है? फैन ने समझाया, हम थोड़ी देर के लिए यैनसन छोड़ने की सोच रहे थे, कृपया इजाजत दें। ईथन को एहसास हुआ, ओह, सिसिलिया अपने लोगों को अब जाने दे रही है ताकि वह बच सके। उसने जेब से अलग अलग रंग के पत्थर निकाले और फैन व रोजमेरी को सौंपते हुए कहा, मैंने कभी तुम दोनों का ठीक से ख्याल नहीं रखा, माफ करना, संकट में काम आएंगे। ये पत्थर ले लो, मुझे धोखा देने के लिए भी माफ करना। भावुक होकर फैन और रोजमेरी ने पत्थर लिए। फैन ने पॉल का एक पत्र ईथन को दिया। यह पॉल का पत्र है, यो हाइनस, अपना ख्याल रखना। पत्र में पॉल ने अचानक चले जाने की वजह बताई और कहा कि सब कुछ ठीक होने पर वह लौट आएगा। ईथन पत्र पढ़कर हल्की हंसी में बोला, लगता है पॉल को कुछ पता नहीं है। सोफी तो गुस्से में फूली नहीं समा रही होगी। पत्र को अपनी कोट की जेब में रखते हुए उसने सोचा, मैं अब रो नहीं सकता, बहुत कुछ बदल चुका है, अब बस बदला ही बाकी है। और आगे बढ़ गया। बंजर सी जमीन पर कुछ घोड़सवार लोग रेजिनेटिव का सामना कर रहे थे और राजा पर पुराने राजा की हत्या का आरोप लगा रहे थे। रेजिनेटिव चिल्लाया, हम उस चालाक गद्दार को सिंहासन पर बने नहीं रहने दे सकते। ईथन वहां पहुंचा। रेजिनेटिव ने उसकी ओर इशारा कर कहा, गॉजलीव वंश का असली रिश्ता, हमारा सच्चा राजा प्रिंस ईथन गॉजलीव सिंहासन वापस लेने लौट आया है। ईथन अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की ओर दौड़ा और जादू की मदद से युद्ध करने लगा। वह चिल्लाया, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, जल्दी करो, राजा को खबर दो, हमला करो। ईथन ने जादू से सामने खड़े लोगों को रोक लिया और रेजिनेटिव व बाकी सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हुए सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। हार्थरेड के ग्रैंड मास्टर को मेरे गद्दारी के इरादे का पता था, तो उसने सुरक्षा जरूर मजबूत की होगी, फिर हम इतनी आसानी से अंदर कैसे आ गए? घोड़े पर सवार होते हुए रेजिनेटिव ने उसके पास आकर कहा, लगता है राजा ने पहले ही सबका भरोसा खो दिया है, कोई जवाबी हमला नहीं हो रहा। ईथन ने सख्ती से कहा, नहीं। फिर जोर से चिल्लाया, कुछ ठीक नहीं है, दरवाजे खोलो। ईथन अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए राजा राफनल के किले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने किले का दरवाजा खोला, उसके सिपाही भी पीछे पीछे अंदर घुस आए। अंदर दरबार के वफादार लोग खड़े थे और राफनल अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके बगल में सिसिलिया खड़ी थी। राफनल ने ईथन को देखते हुए कहा, तो आखिरकार तुम आ ही गए। सिसिलिया उसके पास खड़ी थी, हैरान और बेचैन। ईथन ने सोचा, अब मैं समझा सुरक्षा कमजोर क्यों लग रही थी। असल में ये सब मुझे यहाँ फंसाने की चाल थी। वह जानता था कि राफनल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, कानूनी वैधता, को इस्तेमाल करेगा। अब ईथन को एहसास हुआ कि राजा ने पूरी योजना इसीलिए बनाई ताकि उसे खुलेआम गद्दारी करते पकड़कर मार सके। हल्की मुस्कान के साथ ईथन ने सोचा, तो क्या मुझे ऐसे पकड़कर मारना तुम्हें ज्यादा सही लगेगा? वह मुस्कुराया और बोला, राजा राफनल, तुम्हें पहले से पता था कि हमारी मुलाकात ऐसे ही होगी। राफनल ताने मारते हुए बोला, तुम्हारे वो मीठे वादे कभी सच में नहीं माने जो तुमने बरसों पहले किए थे। ईथन को याद आया, कभी राफनल ने उसका कितना ख्याल रखा था, इसलिए तो मैंने तुम्हें एडसियर्स नाम दिया था। राजा बोला ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें चुप रहना चाहिए और कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। पर लगता है मेरा मूर्ख और परेशान करने वाला भतीजा मेरी बात कभी समझ नहीं पाया और नादानी में ऐसा रास्ता चुन लिया। राजा ने आगे कहा, मुझे अपने बेचारे भाई पर तरस आता है जो अपने बेटे को खोजते खोजते मर गया और
वो बेटा बड़ा होकर इतना निकम्मा निकला। ईथन ये सुनकर दंग रह गया। वह बोला, मैं यहाँ तक पहुँचा बदला लेने और सिसिलिया को आज़ाद कराने के लिए, पर यहाँ आने से पहले मैंने अपने बचपन को याद किया। वो पल जब शायद तुम बदल गए थे। उसे याद आया जब उसने बचपन में राफनल से कोई सवाल पूछा था तो राजा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, बच्चों का जिज्ञासु होना स्वाभाविक है, पर खतरनाक चीजों से दूर रहना। ईथन ने सोचा, तुम हमेशा मेरे साथ इतने प्यार से पेश आते थे। मैं तो तुम्हें पिता जैसा समझता था और मूर्खता से सोच लिया था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वह बोला, अगर तुमने सच्चे दिल से अपने विश्वासघात के लिए माफी मांग ली होती और ये मान लिया होता कि सत्ता और सम्मान की लालच ने उसे अंधा कर दिया था, तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता। वह बोला, अगर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी होती और माना होता कि तुम्हारी सत्ता की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन फिर उसने जोड़ा, अब मैं देख सकता हूँ कि तुम तो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे हमला करने के लिए। राफनल ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने मूर्ख छोटे भतीजे को एक मौका दूंगा। आओ एक के बाद एक लड़ाई में अपनी इज्जत दिखाओ। यह सुनकर ईथन गुस्से में अपने हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम हमेशा आखिरी बात की तरह क्यों बोलते हो? इतने में ऊपर से एक सर्वेंट भागते हुए आया और चिल्लाया, योर हाइनेस, शाही गार्ड ने ही किले के सिपाहियों पर हमला कर दिया है। उन्होंने हमें धोखा दे दिया। राफनल ये सुनकर दांत भींचते हुए गुस्से में कांपने लगा। ईथन उसके सामने खड़ा था और बोला, रिक रासलिन, उसके हाथ में खून से भरा रुमाल था। वह बोला, मैं आज यहाँ तुम्हारा सिंहासन छीनने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को सबके सामने लाने आया हूँ। यह सुनते ही राजा का गुस्सा और बढ़ गया। ईथन ने उसकी ओर उंगली उठाई और कहा, और वो वापस लेने जो असल में मेरा है। वो बोला, यह रुमाल उस सबूत में से एक है जो साबित करता है कि हमारे पुराने राजाओं की मौत और उनकी हत्या में तुम्हारा ही हाथ था, ताकि तुम यह सिंहासन हासिल कर सको। राफनल ने गुस्से में अपने सैनिकों को हुक्म दिया, इनको मार दो। फिर हफड़ा तफड़ी मच गई। दोनों तरफ की सेना भिड़ गई। रेजिनेटिव ने चिल्लाया, अपनी सेना से कहा, अपनी अपनी जगह पर जाओ। शाही गार्ड और वफादार योद्धा आमने सामने हो गए। सोफिया ने तलवार उठाई और एक शाही सैनिक गिर पड़ा। लड़ाई को देखते हुए ईथन ने सोचा, जैसी उम्मीद थी, हार्थरेड के सैनिक कम नहीं हैं, पर उनसे लड़ाई दीवार से टकराने जैसा है। रेजिनेटिव ने जादू से हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन ईथन घबरा गया। वह बहुत मजबूत हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पीछे धकेल दिए जाएंगे। तभी सिसिलिया ने हाथ उठाकर कहा, बस। सारे वफादार रुक गए और उनकी ओर देखने लगे। ईथन हैरान रह गया। सिसिलिया? राफनल ने कुर्सी से उठते हुए चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? सिसिलिया ने शांति से कहा, क्या आपने ही एक के बाद एक मुकाबला करने का प्रस्ताव नहीं दिया था, योर हाइनेस? वह बोली, हमारा काम राजा की रक्षा करना था, ना कि राजनीतिक खेलों में अपनी जान देना। उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए कहा, तो चलिए इस मामले को लड़ाई के जरिए ही सुलझाते हैं। ईथन यह सुनकर सन रह गया। सिसिलिया उससे लड़ाई चाहती थी। वह सोचने लगा, सिसिलिया? राफनल ने ताना मारा, क्या तुम अपने ही पति को मारना चाहती हो? सिसिलिया ने पलटकर कहा, क्या आपने नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा? ईथन को देखते हुए मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं उस नासमझ बच्चे को हमेशा सहन करूंगी? हाथ घुमाते हुए बोली, आओ इसे यहीं खत्म कर दें। मैं अब इस बात का हिस्सा नहीं करना चाहती।